हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीके एक्सप्रेस क्लास 9 में। आज भी मैं आपके लिए 25 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आ गई हूँ, जो आपके आने वाले आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। तो लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहिए और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। क्रिएशन, डेडिकेशन, मोटिवेशन। माइंड मैप्स बाय ईशा। तो आपका पहला सवाल है, द डायरेक्टर ऑफ पॉथेर पांचाली वाज ऋत्विक घटक, तपन सिन्हा, स्वपन साहा, सत्यजीत रे। तो इनमें से पॉथेर पांचाली जो फिल्म है उसके डायरेक्टर कौन थे? पॉथेर पांचाली जो है ये लिखी है विभूति भूषण बंदोपाध्याय ने, और इसके ऊपर जो फिल्म बनी थी उस फिल्म के डायरेक्टर थे सत्यजीत रे। ठीक है, तो सही आंसर है सत्यजीत रे, डायरेक्टर ऑफ पॉथेर पांचाली। देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। Satyajit Ray was the first Indian to receive an Oscar award for lifetime achievement in cinema in 1992. Movies directed by him, तो उनके द्वारा डायरेक्ट किया गया कुछ मूवीज देखते हैं। पॉथेर पांचाली, सोनार केल्ला, अपराजितो, अशनी, संकेत। तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। अब आपका सवाल है, द एडिटर ऑफ संबाद प्रभाकर न्यूज़पेपर वाज ईश्वर चंद्र गुप्ता, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, द्वारकानाथ विद्याभूषण, बिपिन चंद्र पाल। तो इनमें से संबाद प्रभाकर न्यूज़पेपर के एडिटर कौन थे? इसका सही जवाब है ईश्वर चंद्र गुप्ता। तो ईश्वर चंद्र गुप्ता वाज द एडिटर ऑफ संबाद प्रभाकर। देखिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वाज द एडिटर ऑफ बंगदर्शन। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बंगदर्शन मैगजीन से रिलेटेड थे। द्वारकानाथ विद्याभूषण वाज एडिटर ऑफ सोम प्रकाश, और सोम प्रकाश के फाउंडर थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये भी आप याद रखेंगे। विपिन चंद्र पाल वाज द फाउंडर ऑफ वंदे मातरम, और वंदे मातरम के एडिटर थे अरविंदो घोष। अब आपका सवाल है, द फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड बाय ईश्वर चंद्र विद्यासागर, धोंदो केशव कारभे, वीरसालिंगम पंतुलु, बेगम रोकेया। तो इनमें से कौन फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश किया था इंडिया में? तो सही जवाब है धोंदो केशव कारभे। देखिए, एसएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी इज द फर्स्ट वुमेन्स यूनिवर्सिटी इन इंडिया एज वेल एज इन साउथ ईस्ट एशिया। द यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय डॉक्टर धोंदो केशव कारभे इन 1916 फॉर अ नोबल कॉज ऑफ वुमेन्स एजुकेशन। अब आपका सवाल है, द फाउंडर ऑफ विद्योत्साहिनी सभा वाज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, राधाकांत देव, हरीश चंद्र मुखर्जी, काली प्रसन्न सिंह। तो विद्योत्साहिनी सभा के फाउंडर कौन थे? इसका सही जवाब है काली प्रसन्न सिंह। देखिए, इन 1853 विद्योत्साहिनी सभा वाज सेटअप बाय काली प्रसन्न सिंह। राधाकांत देव फाउंडेड द धर्म सभा इन 1830 इन कैलकाटा। तो ये दो पॉइंट्स आप याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। अब आपका सवाल है, इन हिमाचल प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लावर फेस्टिवल? चैत्राव फेस्टिवल, बैसाखी फेस्टिवल, फुलाइट फेस्टिवल, डुंगरी फेस्टिवल। तो इनमें से कौन सा फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश का फ्लोरल फेस्टिवल है? इसका सही जवाब है फुलाइट फेस्टिवल। देखिए, फुलाइट फेस्टिवल जो है ये हिमाचल प्रदेश का फ्लोरल फेस्टिवल है। चैत्रौल फेस्टिवल, डुंगरी फेस्टिवल, ये दोनों ही हिमाचल प्रदेश के कल्चरल इवेंट है। और बैसाखी फेस्टिवल जो है ये पंजाब का फेस्टिवल है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ठीक है, अब आपका सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाइट गुड्स एग्जाम्पल? एयर कंडीशनर्स, इंपोर्टेड गुड्स, फार्मेसी प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल मशीनरी। तो इनमें से वाइट गुड्स का एग्जाम्पल क्या है? तो इसका सही जवाब है एयर कंडीशनर्स।
तो एयर कंडीशनर्स वाइट गुड्स है। देखते हैं चलिए वाइट गुड्स क्या होता है। वाइट गुड्स रेफर्स टू लार्ज इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस यूज्ड डोमेस्टिकली सच एज रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स एंड एयर कंडीशनर्स। तो रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, एयर कंडीशनर्स ये सभी के सभी वाइट गुड्स के एग्जाम्पल्स है। These goods are typically durable and used for household purposes. ठीक है, तो वाइट गुड्स के एग्जाम्पल्स आप याद रखेंगे। अब आपका सवाल है हु इज रेफर्ड टू एज द मदर ऑफ मॉडर्न भरतनाट्यम? मृणालिनी साराभाई, रुक्मिणी देवी अरुंदाले, संयुक्ता पाणिग्राही, मल्लिका साराभाई। तो इनमें से मदर ऑफ मॉडर्न भरतनाट्यम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका सही जवाब है रुक्मिणी देवी अरुंधाले। रुक्मिणी देवी अरुंधाले भरतनाट्यम से रिलेटेड हो गया। बाकी ऑप्शंस देखते हैं। मृणालिनी साराभाई जो है ये भरतनाट्यम और कथकली से एसोसिएटेड है। संयुक्ता पाणिग्राही ओडिसी डांस से एसोसिएटेड है। मल्लिका साराभाई भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी डांस फॉर्म से एसोसिएटेड है। तो ये आप याद रखेंगे। देखिए मृणालिनी साराभाई जो है, मृणालिनी से याद रखेंगे भरतनाट्यम और कथकली। मल्लिका साराभाई जो है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर कथकली है, यहाँ पर कुचिपुड़ी है। अब आपका सवाल है फ्रॉम व्हिच ईयर डिड इंडिया बिगेन टू सी रैपिड रिडक्शन इन एक्सट्रीम पॉवर्टी ड्यू टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट? 1993, 1994, 1992, 1991। इनमें से सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 1991। तो इंडिया में 1991 के बाद से ही एक्सट्रीम पॉवर्टी में रैपिड रिडक्शन देखा गया। क्यों? क्योंकि 1991 में एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुआ था। देखिए एलपीजी पॉलिसी और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी was a major economic reform program launched by Indian government in 1991, and the LPG policy was introduced by Prime Minister P.V. Narasimha Rao and Finance Minister Dr. मनमोहन सिंह। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और इसी एलपीजी पॉलिसी के लॉन्च के बाद ही इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखा गया, जिसकी वजह से पॉवर्टी में रैपिड रिडक्शन देखा गया। अब आपका सवाल है विच इंडियन डांसर ओन द संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड इन 2018 फॉर द आर्ट ऑफ स्ट्रिंग पपेट्री? सुरूपा सेन, अनुपमा होस्केरे, तपन कुमार पट्टनायक, डॉक्टर अरुणा मोहंती। तो इसका सही जवाब है अनुपमा होस्केरे। तो अनुपमा होस्केरे को 2018 में आर्ट ऑफ स्ट्रिंग पपेट्री में संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला था। अब आपका सवाल है द फर्स्ट रिफ्यूजी कमिश्नर ऑफ वेस्ट बंगाल वॉज हिरण्मय बंदोपाध्याय, वल्लभ भाई पटेल, निकुंज बिहारी माइती, दाखिना रंजन बासु। तो सही जवाब क्या है? तो वेस्ट बंगाल के फर्स्ट रिफ्यूजी कमिश्नर थे हिरण्मय बंदोपाध्याय। अब देखिए इंपॉर्टेंट बुक से रिलेटेड एक सवाल है। अ ट्रेन टू पाकिस्तान वॉज रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू, वी.पी. मेनन, खुशवंत सिंह, सलमान रश्दी। देखिए टॉप 100 बुक्स के ऊपर मैंने क्लास प्रोवाइड किया है, जाकर वो क्लास देख लीजिएगा, वहाँ पर भी ये बुक इंक्लूडेड है। वहाँ पर टॉप 100 जो बुक्स इंक्लूडेड है ना, उसी बुक्स में से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो जाकर वो क्लास एक बार देख लीजिएगा। तो इसका सही जवाब है खुशवंत सिंह। तो अ ट्रेन टू पाकिस्तान वॉज रिटन बाय खुशवंत सिंह। देखिए बुक्स रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। और सलमान रश्दी के लिखे हुए कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देखिए मिडनाइट चिल्ड्रन, नाइफ, शेम, द ग्राउंड बीनीथ हर फीट, इमेजिनरी होमलैंड्स, एसेस, द मूर्स लास्ट साई। ये सभी के सभी याद रखेंगे। अब आपका सवाल है द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस इज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन।
तो इनमें से प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो इसका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये मेन ग्रीन हाउस गैस है। इसके सिवा 5 मेजर ग्रीन हाउस गैसेस देखिए। कार्बन डाइऑक्साइड नंबर 1 पे है, देखिए मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लोरिनेटेड गैसेस मतलब CFC, HFCs, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और वाटर वेपर, ठीक है। ये सभी के सभी एग्जाम्पल्स याद रखेंगे। अब आपका सवाल है, एन आइडियल गैस ओबेज द लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, ऑल ऑफ दीज। तो जो आइडियल गैस होते हैं वो इनमें से कौन से लॉज फॉलो करते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑल ऑफ दीज। तो आइडियल गैस जो होते हैं वो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ सभी के सभी लॉज फॉलो करते हैं। तो चलिए इन तीनों लॉज के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो जो बॉयल्स लॉ है, यहाँ पर मास और टेम्परेचर कांस्टेंट है। यहाँ पर मास और प्रेशर कांस्टेंट है। देखिए बॉयल्स लॉ में क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीजेस एज द प्रेशर इंक्रीजेस। तो बॉयल्स लॉ में कहा जा रहा है कि अगर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, या फिर इसका ऑपोजिट होगा। अगर प्रेशर डिक्रीज करता है तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये ऑपोजिट रिलेशन है, इसका मतलब V प्रोपोर्शनल टू 1/P। ये हो गया आपका बॉयल्स लॉ। अब देखिए चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में बोल रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। इसका मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम भी डिक्रीज करेगा। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। ये है चार्ल्स लॉ। अब देखिए एवोगाड्रोस लॉ, द वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस एज द अमाउंट ऑफ गैस इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। अगर गैस का अमाउंट भी बढ़ता है ऑब्वियसली तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ठीक है। और अगर अमाउंट कम होता है तो उसका वॉल्यूम भी कम होगा। तो समझ आ गया आपको? तो V प्रोपोर्शनल टू N, ये भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इन सभी रिलेशन को अगर एक साथ लिखेंगे तो क्या होगा? V प्रोपोर्शनल टू N T बाई P, यही होगा ना। और इसको अगर इक्वल कर देंगे तो कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पर इरेज करती हूँ थोड़ा सा। तो इसी को अगर हम इक्वल कर देंगे तो एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा। तो V इक्वल टू N R, R कांस्टेंट है, T बाई P। अब P को इधर भेज दीजिए तो PV इज इक्वल टू N nRT, ठीक है। ये जो रिलेशनशिप है यही है आइडियल गैस इक्वेशन। देखिए PV इज इक्वल टू nRT जो है ये आइडियल गैस इक्वेशन है। ये मैंने आपको प्रूव भी कर दिया कैसे हुआ है। और यहाँ पर P है प्रेशर, V है वॉल्यूम, N है नंबर ऑफ मोल्स, T इज द टेम्परेचर, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब आपका सवाल है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेज इज। इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया है अल्फा बीटा और गामा रेज का। अल्फा बीटा और गामा रेज के पेनिट्रेटिंग पावर का। तो अल्फा बीटा गामा, गामा अल्फा बीटा, बीटा अल्फा गामा, गामा बीटा अल्फा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कम से ज़्यादा की तरफ जाना पड़ेगा। तो देखिए सही जवाब क्या है? सही जवाब है अल्फा बीटा गामा। देखिए द ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेटिंग पावर इज, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ही लिखा है। पहले अल्फा, उससे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर है बीटा का, उससे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर है गामा रेज का, ठीक है। याद रखेंगे अल्फा उससे भी ज़्यादा है बीटा, उससे भी ज़्यादा किसका है? गामा रे का, ठीक है, याद रखेंगे। अब आपका सवाल है, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन,
हाइड्रोजन। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इन ऑप्शंस में से। वैसे भी पूरे पीरियोडिक टेबल में ही फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट इंक्रीजेस विथ अ डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। तो अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा। देखिए अगर हम पीरियोडिक टेबल में इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो क्या होता है? एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इस डायरेक्शन में इंक्रीज करता है। देखिए इंक्रीज करता है। और अगर हम पीरियोडिक टेबल में ग्रुप बराबर किसी एक ग्रुप बराबर नीचे जाते हैं तब क्या होता है? एटॉमिक साइज बढ़ता रहता है। यहाँ पर अगर इतना है तो यहाँ पर जाकर बढ़ जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस across a period, decreases down the group। याद रखेंगे। हमारा एलिमेंट क्या था? फ्लोरीन। यहाँ पर है फ्लोरीन। तो इधर से भी अगर देखा जाए इंक्रीज कर करके यहाँ पर आएंगे तो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और अगर नीचे से भी ऊपर आएंगे तो बढ़ता रहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे ऊपर है फ्लोरीन, तो सबसे ज़्यादा है, इसीलिए फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब आपका सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटकम ऑफ एंडोजेनिक फोर्सेस? लैंडस्लाइड्स, वॉल्केनिक इरप्शंस, सी वेव्स, अर्थक्वेक्स। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है सी वेव्स। क्यों और कैसे देखिए। पहले हम देखते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस, उसके बाद देखेंगे एक्सोजेनिक फोर्सेस। देखिए एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होता है? द फोर्सेस ओरिजिनेटिंग इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड इंटरनल फोर्सेस और द एंडोजेनिक फोर्सेस। जिन फोर्सेस का ओरिजिन अर्थ के इंटीरियर में है, अर्थ के अंदर है, वो होता है इंटरनल फोर्सेस या फिर एंडोजेनिक फोर्सेस, जैसे कि वॉल्केनिक एरप्शंस, अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स। ये सभी के सभी इंटरनल फोर्सेस है। ऑन द अदर हैंड एक्सोजेनिक फोर्सेस कौन से फोर्सेस है? द फोर्सेस अफेक्टिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम आउटसाइड। जो फोर्सेस बाहर से, अर्थ के इंटीरियर में ओरिजिन नहीं होता, वो बाहर से आकर, आउटसाइड से आकर अर्थ सरफेस को अफेक्ट करता है, ऐसे फोर्सेस को कहा जाता है एक्सटर्नल और एक्सोजेनिक फोर्सेस, जैसे कि वेदरिंग, इरोजन, ठीक है। तो सी वेव्स क्या है? सी वेव्स आर द आउटकम्स ऑफ विंड एंड ग्रेविटेशनल एनर्जी। तो ये एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से क्रिएट नहीं होता। इट इज नॉट एन आउटकम ऑफ एंडोजेनिक फोर्सेस। अब आपका सवाल है द लेयर बिटवीन द होमोस्फीयर एंड हेटेरोस्फीयर इज मेसोपॉज, ट्रोपोपॉज, टर्बोपॉज, स्ट्रेटोपॉज। देखिए स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर का जो लेयर है वो है स्ट्रेटोपॉज, ट्रोपोस्फीयर के ऊपर एकदम ऊपर जो लेयर है वो है ट्रोपोपॉज, मेसोस्फीयर के ऊपर है मेसोपॉज। यहाँ पे पूछा गया है होमोस्फीयर और हेटेरोस्फीयर के बीच में कौन सा लेयर है, तो सही जवाब क्या होगा? ऑब्वियसली टर्बोपॉज। तो याद रखेंगे इसका सही जवाब है टर्बोपॉज। अब आपका सवाल है द विंड्स दैट मेक स्विट्जरलैंड्स विंटर वेदर प्लीजेंट। तो ऐसा कौन सा विंड है जो कि स्विट्जरलैंड का जो विंटर वेदर है उसको प्लीजेंट बनाता है, मतलब मनोरम बनाता है? तो लू, चिनुक, फॉन, खामसिन। इसमें सही जवाब क्या होगा? देखिए सभी के सभी विंड्स जो है ये हॉट विंड्स है, तो ऑब्वियसली विंटर वेदर को प्लीजेंट बनाता है, मतलब कोई हॉट विंड होगा। सभी के सभी हॉट विंड है, तो ऐसे आप अगर नहीं पता होगा आपको तो जवाब नहीं दे पाएंगे। इसका सही जवाब है फॉन। देखिए लू जो है ये हॉट एंड ड्राई विंड है, नॉर्थ इंडिया में बहता है। चिनुक देखिए हॉट एंड ड्राई विंड है, द रॉकी माउंटेन। फॉन हॉट एंड ड्राई, द अल्प्स। खामसिन जो है हॉट एंड ड्राई विंड है, इजिप्ट में बहता है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। अब आपका सवाल है द मोजाम्बिक ओशन करेंट फ्लोज इन द इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन,
पैसिफिक ओशन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है इंडियन ओशन। देखिए मोजाम्बिक है कहाँ पर? तो अफ्रीका के सदर्न पार्ट में मोजाम्बिक है। ये है मदागास्कर और इधर है मोजाम्बिक। तो अगर मोजाम्बिक यहाँ पर है तो मोजाम्बिक करंट भी, देखिए मैं इस कलर से दिखा दूँ ग्रीन से, तो मोजाम्बिक करंट भी यही फ्लो करता है। तो यहाँ पर है इंडियन ओशन। तो ऑब्वियसली सही जवाब होगा इंडियन ओशन। एक बार देख लीजिए इंडियन ओशन में और क्या क्या करंट फ्लो करता है। मोजाम्बिक करंट ये हॉट करंट है, आगुलहास करंट ये भी हॉट करंट है, इसके सिवा है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट ये कोल्ड करंट है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट ये भी कोल्ड करंट है, और साउथ इक्वेटोरियल करंट और इक्वेटोरियल काउंटर करंट ये दोनों के दोनों हॉट करंट है। तो ये एग्जाम्पल्स याद रखेंगे। अब देखिए आपका सवाल है द एलिवेशन ऑफ द स्नो लाइन इन सब ट्रॉपिकल रीजियंस इज 25,000 meters, 35,000 meters, 45,000 meters, 55,000 meters। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है 55,000 meters। ये सब फैक्चुअल क्वेश्चंस है, ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। अब आपका सवाल है वर्मी कंपोस्ट इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ टर्माइट, स्नेक, अर्थवर्म, रैट। तो वर्मी कंपोस्ट जो है ये कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? तो इसका सही जवाब है अर्थवर्म। देखिए वर्मी कल्चर एक टर्म है जिसका मतलब है द साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ वर्म कल्टीवेशन और आर्टिफिशियल रियरिंग ऑफ वर्म्स फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, तो वर्म कल्टीवेशन इज नोन एज वर्मी कल्चर और द आउटपुट ऑफ वर्मी कल्चर इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्ट। तो ओम कल्टीवेशन को वर्मी कल्चर कहा जाता है और उसी वर्मी कल्चर में जो आउटपुट मिलता है वो होता है वर्मी कंपोस्ट। और देखिए वर्मी कंपोस्ट इज नथिंग अदर देन द अर्थवर्म एक्सक्रीटा एंड ह्यूमस। ये भी आप याद रखेंगे। अब आपका सवाल है एन यूनियन टेरिटरी इन मेनलैंड साउथ इंडिया, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, लद्दाख। तो इनमें से कौन सा यूनियन टेरिटरी मेनलैंड साउथ इंडिया में है? तो देखिए मैप में दिखाते हैं और फिर आपको आंसर पता चल जाएगा। ये देखिए मैप, इंडिया में टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, तो ये है इंडियन मेनलैंड। तो इंडिया के मेनलैंड में टोटल 1 2 3 4 5 6 यूनियन टेरिटरीज है और 2 आइलैंड्स है। एक है लक्षद्वीप आइलैंड्स और दूसरा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो ये दोनों आइलैंड्स है। तो आइलैंड्स यूनियन टेरिटरी 2 हो गया। तो मेनलैंड में कितने हैं? 6 है। उन 6 में से साउथ इंडिया में एक ही है। अगर इंडिया को हम बीच से ऐसे डिवाइड कर ले तो नॉर्थ इंडिया में 1 2 3 4 है, वेस्ट इंडिया में एक है और साउथ इंडिया में एक है। साउथ इंडियन में क्या है? पुदुचेरी है। तो सही जवाब होगा पुदुचेरी। ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। तो टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज देखिए नॉर्थ इंडिया में है जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़ हो गया। वेस्ट इंडिया में है दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव गुजरात के पास, और यहाँ पर पुदुचेरी है साउथ इंडिया में, और 2 आइलैंड्स है लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो ये 8 यूनियन टेरिटरीज कहाँ पर है आपको याद रखना पड़ेगा। अब आपका सवाल है द पास दैट कनेक्ट सिक्किम एंड चुम्बी वैली इज बानीहाल, नाथुला, बुर्जिला, सिपकिला। तो देखिए सिक्किम आपका कीवर्ड है। सिक्किम में कौन सा पास है इनमें से? अगर आपको पता होगा तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो इसका सही जवाब है नाथुला। तो नाथुला पास जो है ये सिक्किम को चुम्बी वैली से कनेक्ट करता है। अब आपका सवाल है द वाटरफॉल नोन एज नायग्रा ऑफ इंडिया इज कपिलधारा, शिवसमुद्रम, चित्रकूट, धुआंधार। तो इनमें से कौन सा वाटरफॉल नायग्रा ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है चित्रकूट। देखिए कपिलधारा वाटरफॉल कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। धुआंधार वाटरफॉल भी मध्य प्रदेश में है। शिवसमुद्रम फॉल्स कर्नाटका में है। चित्रकूट फॉल्स छत्तीसगढ़ में है और इसी चित्रकूट फॉल को नायग्रा ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब आज का आखिरी सवाल, द मिड डे मील स्कीम वॉज लॉन्च्ड ऑन
15th अगस्त 2000, 15th अगस्त 1992, 15th अगस्त 1995, 15th अगस्त 2001। तो सभी के सभी 15th अगस्त ही है, तो आपको साल पता होना ज़रूरी है। सही जवाब क्या है? सही जवाब है 1995, 15th अगस्त। तो मिड डे मील स्कीम कब लॉन्च हुआ, याद रखेंगे। इसके साथ कुछ और इम्पॉर्टेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, देख लीजिए। नमामि गंगे प्रोजेक्ट, जन धन योजना, मेक इन इंडिया 2014 में लॉन्च हुआ। स्मार्ट सिटी मिशन, अटल पेंशन योजना, पीएम मुद्रा योजना, उजाला स्कीम 2015 में लॉन्च हुआ। पीएम उज्ज्वला स्कीम 2016। उजाला और उज्ज्वला में कंफ्यूज मत होना, उजाला जो है 2015 में लॉन्च हुआ, उज्ज्वला 2016 में। उड़ान योजना 2017, आयुष्मान भारत स्कीम 2018, पीएम श्री स्कूल स्कीम 2022, अग्निपथ स्कीम 2022। 2023 में लॉन्च हुआ, देखिए, मिष्टी योजना, पीएम प्रणाम स्कीम, जल जान अभियान, अमृत धरोहर योजना, सभी के सभी 2023 में लॉन्च हुआ। ये स्कीम्स कब लॉन्च हुआ, याद रखेंगे। तो बस यही तक थी ये क्लास। अगर आपको ये क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। पीडीएफ के लिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि रोज़ 8 PM मैं वीडियो अपलोड करती हूँ जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।